दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य तरंग सिन्हा की लिखी कहानी प्रेम गीत। ये खुशनुमा सी शाम अब ढलने लगी थी। कल रात भर बारिश होती रही, इसलिए आज हवा में थोड़ी सी ठंडक थी। गंगा का ये घाट भी धुला धुला सा था। मेरी बाईं तरफ एक बूढ़े बाबा पानी में खड़े ढलते सूरज की तरफ हाथ जोड़े कुछ प्रार्थना कर रहे थे और दूर कुछ बच्चे सीढ़ियों पर खेल रहे थे, जैसे दुनिया भर का वक्त हो उनके पास और किसी चीज की कोई फिक्र नहीं। घाट पर बने मंदिर से आती घंटी की आवाज, फूलों, फलों और अगरबत्ती की मिलीजुली खुशबू एक अलग ही समा बांध रही थी। शोर था, फिर भी शांति थी। हे, प्रेम की आवाज आई तो मैं बिल्कुल नहीं चौंकी, बस मुड़कर देखा और मेरे होठों पर एक मुस्कान खुद ब खुद आकर बैठ गई, इत्मीनान से। आसमानी शर्ट, काली पैंट, बाल थोड़े बिखरे और कंधे पर एक बैग। जानती थी सीधा ऑफिस से आया होगा। वो बगल में आकर बैठ गया। ये लो, उसने अपने बैग से एक फॉर्म निकालकर मुझे पकड़ा दिया। भर देना, फ्राइडे को लास्ट डेट है। बस मास्टर्स फर्स्ट क्लास में पार करके कोई तीर नहीं मार लिया तुमने, उसने ताना देते हुए कहा। मैंने चुपचाप फॉर्म ले लिया। उसकी बात बुरी नहीं लगती मुझे, और न ही उसे मेरी। प्रेम और मैं एक दूसरे को पता नहीं कितने सालों से जानते थे। एक दूसरे के घर आना जाना लगा ही रहता था, पर ये वक्त जो हम एक साथ गुजारते थे ये अनमोल था मेरे लिए। कभी बस यूं ही चुपचाप शाम की ठंडी तासीर को महसूस करते हुए, तो कभी बस बातें, बेवजह बेमतलब की बातें, अक्सर इसी वक्त इसी जगह पर। गंगा के इस घाट का ये कोना जैसे बस हमारा था। नदी की मलंग सी लहरें जाने कितनी दफा आती और चली जाती, जैसे हमारी बातें सुनना चाहती हों। और प्रेम, वो इस वक्त से भी ज्यादा खास था मेरे लिए। मेरी तरफ आते हुए जैसे वो मुस्कुराता तो मेरा मन एक अजीब सी खुशी से भर जाता था। जब वो अपनी आंखें सिकोड़ कर देखता था तो मैं समझ जाती थी कि वो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे देखते ही जब उसके माथे पर बल पड़ जाते थे तो मैं जान जाती थी कि वो समझ गया है कि मेरा मन कुछ भारी सा है। और जब वो मेरी किसी बात पर नहीं चिढ़ता तो मैं समझ जाती थी कि वो उदास है। बहुत सारे एक्सप्रेशंस थे हमारे दरमियान, पर एक दूसरे से उलझना हमारा फेवरेट था। अरे मैं भूल गया, उसने कहा तो मेरे ख्यालों की ट्रेन थम गई। इस बार उसके बैग से बाहर आई एक किताब और मेरी आंखें चमक उठीं। राफिया मंजरुल अमीन की आलम पनाह। तुम पढ़ना चाह रही थी ना ये किताब? उसने कहा। हाँ, मुझे मिल नहीं रही थी, पर मैंने ढूंढ लिया। वो मुस्कुराया। थैंक यू, मैंने कहा और किताब के पन्ने पलटने लगी। लव स्टोरी। तुम कब से थैंक यू बोलने लगी? वो बोला तो मैंने उसकी तरफ देखा। वो भी मुझे? बदल गई हो कुछ दिनों से। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा और फिर डूबते सूरज को देखने लगा। वैसे वो सच कह रहा था, मैं थोड़ा थोड़ा बदलने लगी थी। वो शायद नहीं जानता था, पर मेरी धड़कनें तेज हो जाती थीं जब भी वो मुझे देखता था। पता नहीं ये कब हुआ। शायद उस दिन जब कुछ कहा था उसने और मैं नाराज होकर जाने लगी थी और उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया था, जैसे वो करना उस वक्त उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। और फिर धीरे से कहा था, मत जाओ। ऐसा नहीं था कि मैं उससे पहली बार नाराज हुई थी या उसने मेरा हाथ पहली बार पकड़ा था, पर उस दिन उसके लहजे में, उसकी नजरों में कुछ तो था जिसने मेरे अंदर कुछ बदल दिया था। वैसे तो मैं प्रेम से कुछ भी कह सकती थी, कुछ भी, क्योंकि जानती थी कि वो समझेगा। वो मुझे डांट सकता था पर कभी जज नहीं करेगा। पर क्या अगर मैं वो कह देती जो आजकल महसूस करने लगी थी तो भी क्या वो समझ जाता? और अगर हमारे बीच की ये दोस्ती, ये अपनापन, ये कंफर्ट असहजता में तब्दील हो गया तो? नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकती थी मैं। कुछ कहा तुमने? उसने अचानक पूछा तो मैं चौंक गई। उसका शांत चेहरा शाम के रंग में रंगा था और उसकी गहरी आंखें मुझ पर टिकी थीं। ओह, क्या मैंने सोचते सोचते कुछ कह भी दिया है? मुझे लगा तुमने कुछ कहा। नहीं तो मैंने हवाओं के पीछे भागते मेरे बालों को समेटते हुए कहा।
सुर्ख सूरज नदी की बेचैन लहरों को बस चूमने ही वाला था। गीत चले? उसने उठते हुए कहा। दादी माँ वेट कर रही होंगी। हाँ। सैटरडे की सुबह जब गेट खोलकर अंदर आई तो सबसे पहले प्रेम की दादी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया और फिर फूलों से लदा हर श्रृंगार का पेड़। धूप अब थोड़ी नर्म हो चली थी। सच में अक्टूबर का मौसम बड़ा प्यारा होता है। प्रेम के घर मैं प्रेम से मिलने कम और दादी माँ से मिलने ज्यादा आती थी। मेरी माँ कहती, गीत अगर कहीं ना मिले तो प्रेम के घर मिल जाएगी दादी माँ से गप्पे हाँकते। दादी माँ स्वेटर बुन रही थीं। बुनाई के कांटों यानी सलाइयों के साथ थिरकती उनकी उंगलियों को देखकर कभी कभी मुझे बड़ी हैरानी होती थी। वो मुझसे बातें करती और उनकी उंगलियां सलाई से। मरून कलर का ऊन देखने से ही नर्म लग रहा था। मरून कलर प्रेम का फेवरेट था। कुछ तो था इस आंगन में। यहाँ आते ही अच्छा अच्छा सा महसूस होता था, जैसे किसी अपने ने प्यार की थपकी लगाई हो। मैंने झुककर घास पर बिखरे हर श्रृंगार के फूलों को उठा लिया। हर श्रृंगार के फूल मुझे कानों के बूंदों से लगते हैं। मेरी नजरें इधर उधर भटकने लगी थीं। शायद घर पर नहीं था वो। उसे बताना था कि जॉब एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया था मैंने। गीत आओ, मैं सोच ही रही थी तुमको फोन करके बुलाऊं, दादी माँ ने कहा। मैं उनकी बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। आपने माँ से नया ऊन लाने को कहा था ना, मैंने कहा और बैग सामने टेबल पर रख दिया। मैंने तो गोले भी बना दिए। दादी माँ ने मेरी ठोड़ी को अपने छोटे मुलायम हाथ से छुआ और फिर अपने हाथ को चूम लिया। वैसे कोई ख़ास बात है? मैंने पूछा। खास नहीं, बहुत खास, तुम विश्वास ही नहीं करोगी, दादी माँ ने चहकते हुए कहा। प्रेम ने शादी के लिए हाँ कर दी है। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। तुम्ही ने समझाया ना, और तो किसी की सुनता नहीं। तुम्हारी ना ना करके ही सही पर सुन लेता है। मैं तो थक गई थी समझा समझा के। इतनी अच्छी है अनामिका, पर पता नहीं। इसके बाद मैं कुछ नहीं सुन पाई, जैसे मेरे अंदर एक अलग ही शोर मचा हो। शादी के लिए हाँ कर दी अनामिका से। ये लो आ गया, दादी ने जोर से कहा तो मेरे अंदर का शोर एकदम से थम गया और दिल उछलकर गले में आ गया। बिल्कुल सामने खड़ा था। ग्रे कलर का ट्रैक सूट, दाढ़ी थोड़ी बड़ी, थका थका सा, पर फिर भी कितना मासूम, कितना प्यारा। लंबी उम्र है तुम्हारी, दादी माँ ने प्रेम की तरफ देखते हुए कहा। अभी हम तुम्हारी बात कर रहे थे। अच्छा, क्या बातें कर रहे थे? उसने मेरी तरफ एक नज़र डाली और अपने हाथों को अपने ट्राउज़र के पॉकेट में डाल लिया। पता नहीं क्यों, पर यहाँ रहना मुश्किल लगने लगा था। अब मैं जाने के लिए खड़ी हो गई। मुबारक हो, मैंने कहा। किस लिए? प्रेम ने अपनी भवों को उठाकर कहा। तुमने शादी के लिए हाँ कर दी इसलिए, दादी माँ बोल पड़ी। हाँ की है, अभी शादी नहीं तय हुई है। तय भी हो जाएगी, अनामिका बहुत अच्छी है, दादी माँ ने कहा। यार राइट, कहकर प्रेम ने मुझे देखा और अंदर जाने लगा। चलती हूँ, दादी माँ से कहकर मैं गेट की तरफ बढ़ी ही थी कि पीछे से प्रेम की आवाज़ आई। फॉर्म भर दिया तुमने? मैंने पलट कर देखा। हाँ। तो बताना नहीं है? पता नहीं क्यों, लेकिन अब गुस्सा आने लगा था मुझे। इसे नहीं बताना अपनी शादी के बारे में, अनामिका के बारे में? वही बताने आई थी, मैंने कहा और गेट के बाहर निकल आई। आज आसमान थोड़ा भारी भारी सा था, बिल्कुल मेरे मन की तरह। दोपहर के 3:30 बजे थे और ऐसा लग रहा था जैसे शाम हो गई हो। मैं अपने कमरे की बालकनी में टहल रही थी। मन में अलग ही कश्मकश चल रही थी। तो उसने हाँ कर दी है? पिछले कुछ दिनों में 25 दफा सोच चुकी थी। हाँ तो कहे भी क्यों ना। 30 साल का हो गया है, शादी की उम्र तो हो ही गई है। इतनी अच्छी नौकरी है, इतना हैंडसम भी है। मेरे जहन में सवालों और ख्यालों का तूफान सा मचा था, पर मुझे इतनी कोफ्त क्यों हो रही थी, जैसे दिल भिंच रहा हो। क्या मुझे इस बात का इंतजार था कि वो मुझको आकर प्रपोज करेगा? हंसकर बात कर लेने, थोड़ी हंसी ठिठोली कर लेने और थोड़ा ख्याल रख लेने का क्या ये मतलब कि वो मुझसे प्यार करने लगा था? प्यार? तो क्या मैं प्यार करने लगी थी उसे? उसकी शादी की खबर सुनकर मुझे तकलीफ क्यों हो रही थी?
और अब मेरी आंखें क्यों गीली होने लगी हैं बेवजह। तुम घाट पर क्यों नहीं आई? मैं वेट कर रहा था। वो पीछे से अचानक आकर रेलिंग से टिक कर खड़ा हो गया। बस ऐसे ही, मन नहीं किया, मैंने कहा। घर भी नहीं आई? हाँ, वो बिजी थी थोड़ा। मैं कमरे में आ गई। कुछ ज़्यादा ही बिजी नहीं हो आजकल? क्यों, मैं बिजी नहीं हो सकती? सब कुछ तुम्हें बता कर करना पड़ेगा। मैं जानती थी कि मेरी झुंझलाहट गैर वाजिब थी, पर क्या करती। वो बस कुछ देर मुझको देखता रहा, फिर बोला नहीं, और एक थैला मेरी ओर बढ़ा दिया। दादी माँ ने दिया है। एक स्टील का टिफिन था जिसमें मैं जानती थी कि गाजर का हलवा होगा, और एक लिफाफा। इसमें क्या है, मैंने सोचा। खोला तो एक तस्वीर थी, अनामिका की तस्वीर। वाह, अब तो तस्वीर भी आ गई थी। वैसे अनामिका बिल्कुल सही थी प्रेम के लिए। उसकी तस्वीर देखकर कौन नापसंद कर सकता था? इतनी खूबसूरत, इतनी मॉडर्न, वो भी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। मेरी तरह झल्ली थोड़े थी वो। मैं अपने ही ख्यालों में डूबती चली गई। क्या जिससे प्यार करती हूँ उसे ये सच बता दूँ, या एक सच्ची दोस्त बनकर उसे जाने दूँ उसके पास जिसे वो चाहता है? प्रेम अभी भी मेरे कमरे में ही था। माँ ने आवाज़ लगाई तो मेरे ख्यालों की लड़ी टूट गई। हम किचन में आ गए। बेटा, कटहल तो काट दो, मुझसे नहीं होता, माँ ने कहा। प्रेम के सर पर लाड़ से हाथ फेरा और चली गई। मैंने अपने हाथों पर सरसों का तेल मला और कटहल काटने में जुट गई। तभी मेरा फ़ोन बजा। दादी माँ की कॉल थी। प्रेम फ़ोन को मेरे कान से लगाकर पास ही खड़ा हो गया। गीत, बेटा कैसी है? आई नहीं बहुत दिनों से। हाँ दादी माँ, अपने इंटरव्यू की तैयारी में थोड़ा बिजी थी, मैंने कहा, और मुझे अपने चेहरे पर प्रेम की नज़रों की चुभन महसूस हुई। अच्छा सुन, एक काम कर देगी मेरा? हाँ दादी माँ, बताइए, मैंने कहा। मेरे हाथ सफाई से चाकू चला रहे थे। प्रेम के माँ पापा होते तो सब संभाल लेते, पर मैं अकेली क्या क्या देखूं। दादी माँ की आवाज़ में उदासी उतर आई। प्रेम की ज़िंदगी में ये एक बहुत बड़ा दुख था। वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता और इसीलिए मैं कभी जिक्र नहीं करती। अनामिका का बर्थडे है अगले हफ्ते। उन लोगों ने हमें भी बुलाया है, दादी माँ ने कहा। उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस पसंद कर लो ना। वो क्या होता है, डिजाइनर वाला? तुम दोस्त हो प्रेम की, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, और आजकल के कपड़ों का मुझे नहीं पता। मेरी पसंद उसको अच्छी लगे ना लगे, दादी माँ ने कहा। वैसे अच्छा है, इसी बहाने प्रेम और अनामिका मिल भी लेंगे एक दूसरे से। सब ठीक रहा तो बात भी पक्की कर देंगे। इतनी मुश्किल से तो प्रेम राजी हुआ है। सोच रही हूँ एक अंगूठी भी खरीद ही लूँ। पता नहीं क्या हुआ कि मेरा हाथ फिसल गया और चाकू का तेज कोना मेरी बाईं हथेली पर जा लगा। तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकती ना? प्रेम ने फोन बंद कर दिया और मुझे किचन की बड़ी सी खिड़की के पास पड़ी चेयर पर बिठा दिया। ऊपर के शेल्फ से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर मेरे हाथों पर पट्टी करने लगा। उसके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आई थीं। उसकी नजरें मेरे हाथों पर थीं और मेरी नजर उस पर। मरून शर्ट में कितना अच्छा लग रहा था, पर मुझे क्या पड़ी थी, लगता रहे अच्छा। ये कैसा लगता है, ये अब उस अनामिका का मसला था, मेरा थोड़े। फिर उसकी नज़रें उठी और मेरे चेहरे पर रुक गईं, जैसे मेरी निगाहों की तपिश को महसूस कर लिया हो उसने। ठीक हो? उसने पूछा। हाँ, मैंने अपने हाथ को उसके हाथ की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की, पर उसने हाथ नहीं छोड़ा। तुम खुश हो गीत? एक सिहरन सी दौड़ गई मेरे अंदर। उसकी आवाज़ इतने मुलायम ठहरे से स्वर में तो शायद ही कभी बात की हो उसने। अपने आप को संयत करके मैंने कहा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है प्रेम? मेरी आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा थी। मुझे ये कहने की क्या ज़रूरत थी? मैं भी ना, वो भी इतनी गंभीरता से। मैं भी ना, फ़र्क तो पड़ता है, उसने कहा और खिड़की के बाहर देखने लगा। सामने अमरूद के पेड़ पर एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने में व्यस्त थी। आखिर तुम मेरी दोस्त हो, उसने वापस मेरी तरफ देखते हुए कहा, आवाज़ में फिर वही बेपरवाही। एक तो मुझे ये तुम दोस्त हो वाले चोंचले बिल्कुल पसंद नहीं है। दोस्त हूँ तो क्या उसकी शादी भी करवा दूँ, सारी तैयारियाँ कर दूँ, फिर बाराती बन के नाचूँ? है, सच कहूँ तो दोस्त यही तो करते। फिर वही शाम थी और मैं फिर घाट पर नहीं गई। मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर जाने क्या तलाश रही थी।
हवा कुछ सर्द हो चली थी। जाहिर था नवंबर दस्तक दे चुका था। 3 दिनों पहले मैंने उससे कहा था कि आ जाना, अनामिका के लिए कपड़ों के कुछ फ़ोटो सिलेक्ट करके रखूँगी, देख के पसंद कर ले। पर अब तक नहीं आया। सोचा फ़ोन पे भेज दूँ तस्वीरें, मेरे साथ बैठकर सेलेक्ट करे, ये ज़रूरी तो नहीं है। पर नहीं भेजा। शायद मैं चाहती थी कि वो आए और हम थोड़ा वक्त साथ गुजारें। जो आपके इतने करीब हो उसे एक झटके में खुद से अलग कर देना आसान तो नहीं होता। पर ये था कहाँ आजकल, कुछ ज़्यादा ही व्यस्त था। लगे होंगे बातों में अनामिका के साथ, फोन कॉल, चैट्स, क्या पता। 4 दिनों बाद अनामिका का बर्थडे था। फिर वो मिलेंगे एक दूसरे से। नापसंद करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सोचते ही मन अजीब सा हो आया। ऐसा लगने लगा जैसे कुछ छूट रहा हो, कुछ बहुत कीमती जो चला जाए तो सब खाली खाली हो जाएगा। बैठी रहना बस, कुछ काम मत करना है। उसकी आवाज़ आई तो मैं चौंक गई। जाने कहाँ से आदम का। कोई आहट भी नहीं हुई, या फिर मैं सीधी होकर बैठ गई। उदास लग रही हो आज, प्रेम ने कहा। मैं क्यों उदास होने लगी? मैंने बेपरवाही ओढ़ कर कहा। फिर एक ब्राइट सी मुस्कान चिपका दी अपने होठों पर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, करता रहे शादी। हाँ हाँ पता है, बहुत खुश हो तुम। मैं शादी के लिए क्या तैयार हो गया, मुझसे ज्यादा तो तुम और दादी माँ एक्साइटेड लग रहे हो। वो थोड़ी दूरी बनाकर मेरे बेड पर बैठ गया और फिर एक बड़ा सा चॉकलेट का पैकेट मुझे पकड़ा दिया। ऐसा कभी नहीं होता कि वो मेरे पास आए और कुछ लेकर ना आए। जरूरी नहीं कि कुछ खास चीज लेकर आए, पर कुछ न कुछ जरूर होता है उसके पास मेरे लिए। यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो दिल को छू जाती हैं। किसी को स्पेशल महसूस कराने के लिए कुछ बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब इन चीजों पर अनामिका का हक होगा, है ना? कहाँ खो गई? कहीं प्यार तो नहीं हो गया तुमको? उसने कहा तो मेरी तंद्रा टूटी। मेरे प्यार की छोड़ो, मैंने कहा। तुम अपनी बताओ। वो कुछ पलों तक मुझको देखता रहा, फिर सर झटक के बोला, इतना फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। जल्दी दिखाओ क्या पसंद किया है। अब गिफ्ट भी तुम्हारी पसंद का लेना पड़ेगा। तो मत लो, मैंने तुनक कर कहा। फालतू वक्त मेरे पास भी नहीं है, वो तो दादी माँ ने। अरे गुस्से में भी लग रही हो। वो हंस पड़ा। अच्छा ना, आप जल्दी करो, मुझे भी तुम्हें कुछ दिखाना है। समथिंग वेरी स्पेशल। 3 दिन पहले बुलाया था तुम्हें, मैंने ताना दिया। जानता हूँ, पर एक बहुत ज़रूरी काम था। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा। जानती हूँ तुम्हारा ज़रूरी काम। अनामिका के साथ बातें चल रही होंगी तुम्हारी, मैंने कहा। अरे तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा तो मैं अवाक सी होकर रह गई। क्या कहूँ? और मैंने क्या सोचा था कि वो कहेगा कि अरे नहीं, मेरे पास तो अनामिका का नंबर भी नहीं है। उसी से बातें चल रही थी। 4 दिनों बाद उससे मुलाकात भी हो जाएगी। अब उससे नहीं मिलूं तो क्या तुम्हारे साथ टाइम बर्बाद करूं? बिल्कुल नहीं, मेरे पास भी तुम्हारे लिए फुर्सत नहीं है। जल्दी से फोटोज देखो और दफा हो जाओ यहां से, मैंने कहा तो वो हंस दिया। बदतमीज, फोटो फोन पर ही सेंड कर देना चाहिए था। वैसे तो कहता है लड़कियों के कपड़े मुझे समझ नहीं आते, और आज इतनी दिलचस्पी ले रहा है। अनामिका का गाउन तो एकदम रिजेक्ट कर दिया। ये पसंद किया तुमने? इसी के लिए मुझे इतना बुलाया जा रहा था, उसने नाक से कोड़ कर कहा। फिर एक डिज़ाइनर कपड़ों के वेबसाइट पर कुछ और सर्च करने लगा। तुम आज कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो, मैंने कहा। ज़्यादा बोलने वाली क्या बात है? पसंद तो मुझे करना है ना, उसने स्क्रीन से नज़र हटाए बिना कहा। वैसे मैं समझ सकता हूँ, तुम चाहती नहीं कि मेरी होने वाली बीवी सुंदर दिखे। वो बहुत सुंदर है, मैंने तपाक से कहा। और तुमसे तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। उसके हाथ रुक गए। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोला, ये बात तो है, बहुत सुंदर है। कभी कहा नहीं उससे, सोच रहा हूँ आज कह ही दूँ। मुझे अब चिढ़ होने लगी थी या दिल दुख रहा था, पता नहीं। उसने एक साड़ी सेलेक्ट की। पीच कलर पर सिल्वर जरी का काम था, इतना डेलिकेट सा। दादी माँ बोलेंगी कि कितना फीका रंग है, पर अगर मुझे चुनना होता तो मैं भी यही पसंद करती। अच्छा है, उसने पूछा तो मैंने बस सर हिला दिया। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा खूबसूरत सा डिब्बा निकाला। अच्छा ये देखो, ये कैसा है? उसने डिब्बे को खोलकर मेरी साइड टेबल पर रख दिया। कैसा है? इतनी खूबसूरत हीरे की अंगूठी तो कभी मैंने इमेजिन भी नहीं की थी। नहीं, इमेजिन तो की थी, पर बहुत खूबसूरत है। अनामिका के लिए है? मैंने पूछा। ओहो, मैं भी ना अटपटे सवाल करती हूँ कभी कभी। मतलब ऑफ कोर्स, मैंने कहा।
पर अभी मुलाकात भी नहीं हुई और अंगूठी भी ले ली। वैसे अनामिका को बहुत पसंद आएगी और उसकी उंगली पे ना बहुत अच्छी लगेगी। तुम्हें कैसे पता? उसने कहा। बस पता है, मैंने डिब्बे को हल्के से छू कर कहा। हाँ बहुत पता है तुम्हें, उसने अपनी भवें तरेर कर कहा। चलो मैं निकलता हूँ, बहुत काम है। चाय वाय तो तुम्हें पूछना नहीं है। वो जाने लगा तो जी चाहा कि उसे गले लगा लूं, बस एक बार। इसके बाद जब हम मिलेंगे तो वो मिलना अलग होगा ना, फॉर्मल सा। क्या पता अनामिका को हमारा इतना मिलना जुलना, इतनी छेड़छाड़ अच्छी ना लगे शायद। इतने बरसों की जाने कितनी ही यादें एक साथ मेरी नज़रों के सामने तैरने लगीं। लड़ाई झगड़े, रूठना मनाना, एक दूसरे की फिक्र करना, लेकिन पर्सनल स्पेस में दखल ना देना, घंटों बातें करना। मेरा मूड खराब हो तो इसे देखते ही ठीक हो जाना। अब सब बीती बातें हो जाएंगी। तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? जी चाहा पूछ लूं। चलो जाने दो, मैं खुश थी अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए। मैं दरवाजे तक जाने के लिए उठी कि तभी मेरी नज़र साइड टेबल पर गई। अंगूठी का डिब्बा वहीं रखा था। ये लड़का भी ना। तुम अंगूठी यहीं भूल के जा रहे हो? मैंने आवाज़ दी तो वो एकदम से रुक गया, फिर धीरे से पलटा और कुछ पलों तक मुझे देखता रहा। उसकी ये नज़रें, उफ। और अगर मैं कहूँ कि भूल कर नहीं जा रहा तो? उसने कहा। वहीं दीवार पर टिककर खड़ा हो गया। इतना गंभीर तो शायद ही इसे कभी देखा है। क्या मतलब? वो धीमे कदमों से पास आ गया। ये अंगूठी अनामिका के लिए नहीं है गीत, हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी जिंदगी में गीत के अलावा किसी के लिए भी जगह नहीं है। इस अंगूठी की सही जगह यही है। ये क्या कहा इसने? उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया, मानो उसने पहली बार छुआ हो मुझको। तुम हाँ कह दो अगर, तो इस अंगूठी को इससे भी ज्यादा सही जगह पे रख दूं। बस इतनी सी थी ये कहानी।